स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 27 फरवरी को पेपर है उसके सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 14 देखेंगे। ठीक है, इसके सारे प्रैक्टिस सेटों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? कैटल, गिलफोर्ड, थर्स्टन, स्फीयरमैन। तो बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल जो है ये कैटल जी ने दिया था। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, यानी बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल कैटल जी ने दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे नंबर की तरफ। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है खेल का मैदान, सभा सागर, घर, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? संज्ञानात्मक विकास पूछ रहा है, तो संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे उचित या उत्तम स्थान कौन सा है? विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। फिर 3 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? पहचान, धारण, पुनः स्मरण, अनुभूति। तो स्मृति से कौन संबंधित नहीं है? इस निगेटिव वर्ड को आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये निगेटिव वर्ड जो है इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी, यानी अनुभूति। स्मृति से संबंधित नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? अनुभूति, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। चौथा नंबर कह रहा है, धाना अध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? सत्ताधारी नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, हस्तक्षेपी नेतृत्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, प्रजातांत्रिक नेतृत्व जो है ये सबसे बेहतर है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में प्रजातांत्रिक शैली सबसे बेहतर शैली में आएगी, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। सैफर, हेडफील्ड, ड्रेबल, लेडल। यह कथन किसने कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है? यह कथन ड्रेबर जी ने कहा है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, ड्रेबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चेस तथा कार्ड के निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? यानी चेस और कार्ड जो ये गेम है इसको किसमें से वर्गीकृत किया जा सकता है? लड़ाई वाले खेल, बौद्धिक वाले खेल, प्रायोगिक खेल, गतिमान खेल। तो ये किसमें चला जाएगा? ये बौद्धिक खेल है। कार्ड का गेम और चेस जैसे गेम को, चेस हुआ, लूडो हुआ, ये सब बौद्धिक गेम की श्रेणी में आएगा, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि क्या है? सीखने की क्षमता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, या तो ये या बी, ए और बी दोनों। तो क्या कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए और बी दोनों, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता भी है और अमूर्त चिंतन की योग्यता भी है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? शारीरिक गठन व शक्ल सूरत, रचनात्मकता और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना। तो किसके अनुसार पूछ रहा है? थॉर्नडाइक के अनुसार। तो थॉर्नडाइक जी के अनुसार चिंतन और कल्पना, यानी व्यक्तित्व का वर्गीकरण इन्होंने किसके आधार पर किया? चिंतन और कल्पना के आधार पर। विकल्प डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था। तो तूफान एवं तनाव की अवस्था इसको कहे हैं, और ये अत्यधिक दबाव की अवस्था भी उसी को बोलते हैं। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए विकल्प, किशोरावस्था। ठीक है, विकास के किशोरावस्था को अत्यधिक दबाव की अवस्था
या तनाव की अवस्था कहा जाता है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परस्परता कहते हैं, रचनात्मकता, गतिशीलता, संगति। तो कर्ट लेविन जी के अनुसार जो समूह में परिवर्तन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? गतिशीलता, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? गतिशीलता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। मानसिक स्वास्थ्य और डांट डांट में घनिष्ठ संबंध है। अभिवृत्ति, स्वीकार्यता, बचने, समायोजन। तो मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा, समायोजन। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध है। फिर 12 नंबर कह रहा बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? स्फीयरमैन ने, थर्स्टन ने, गिलफोर्ड ने, गैने ने। तो किसने किया है? थर्स्टन नहीं, बुद्धि के द्विखंड का ना, तो बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत गिलफोर्ड जी ने दिया है। ठीक है, किसने दिया है? गिलफोर्ड जी ने, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा, गिलफोर्ड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति उत्तरात्मक को प्रभावित करती है। गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। तो इनमें से कौन सा सत्य है आपसे पूछ रहा है 13 नंबर में। तो आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति ठीक है, प्रतिउरात्मकता को प्रभावित करती है, यही विकल्प सही हो जाएगा, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी के अनुसार समुचित है? कक्षा में जॉन ड्यूवी जी के अनुसार पूछ रहा है, कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनाना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को समूह ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं अपितु इसका संवर्धन करना चाहिए। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 15 नंबर में ऐसा कह रहा कि जॉन ड्यूवी जी के अनुसार कौन सा विकल्प सत्य है? तो विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जॉन ड्यूवी जो है ये खोजी अधिगम यानी प्रत्यक्ष अधिगम को ज्यादा महत्व देते हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विद्यार्थियों को स्वयं ही समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत के संबंध में सही नहीं है? इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है या शोध आधारित नहीं है। विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करते हैं। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? जो बहुबुद्धि के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो ये तो इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं, ये भी है, लेकिन प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करते हैं, यह गलत है। क्योंकि जो प्रतिभाशाली होगा वो हर क्षेत्र में अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन कर सकता है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपसे पूछ रहा था कौन सा इसमें से असत्य है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर कह रहा है बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता। क्योंकि बहुबुद्धि सिद्धांत को हम लोग वैध नहीं मानते, क्या कारण है? यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है। विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। यह सभी 7 बुद्धियों के समान महत्व नहीं देता है। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत में कौन वैध नहीं है पूछ रहा है।
तो विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, यानी विकल्प बी। यही इसी कारण से हम लोग इसको नहीं मानते। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं रखता है? स्व आकलन के कौशलों को प्रतिमानित करना, प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना। तो संबंध नहीं है, निगेटिव वाले को आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारा आता हुआ क्वेश्चन इससे गलत हो जाता है। ठीक है, अब आपको बताना है कौन सा अन्य विकल्पों से संबंध नहीं। तीन एक जैसा है, एक अलग है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? स्व आकलन के कौशलों को प्रतिमानित करना, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाना, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, सहयोगात्मक की अपेक्षा पर वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो किसके द्वारा समर्थित होता है संज्ञानात्मक विकास? एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर 20 की तरफ। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निरंतर श्रेणी प्राप्त करती है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि, मतलब क्या परामर्श देना चाहिए? यदि कोई विद्यार्थी लगातार अच्छी श्रेणी प्राप्त करती है, घर पर उसका परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु आधारित अतिरिक्त काल पर रोक लगाएं, जो भली भांति शिक्षा नहीं हो पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करे। तो क्या होना चाहिए? वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, यानी विकल्प भी सही हो जाएगा। ठीक है, यह निरंतर की जगह पे निम्न होना चाहिए। ठीक है, यह निम्न श्रेणी होना चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। मानव विकास क्या है? मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, ए और बी दोनों। तो विकास कैसा है? मात्रात्मक है, गुणात्मक है, या दोनों है? बताएं आप लोग। तो विकास मात्रात्मक भी होता है, विकास को मापा भी जा सकता है, और विकास गुणात्मक भी होता है, यानी विकल्प ए और बी दोनों, डी विकल्प सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आनुवांशिकी एवं वातावरण से, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण। तो क्या कह रहा है? प्रकृति पोषण विवाद। तो प्रकृति पोषण विवाद जो है ये वातावरण एवं जीव विज्ञान से संबंधित है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय। तो सामाजिकरण की निष्क्रिय कह रहा है, तो स्वास्थ्य क्लब जो है ये सक्रिय है, परिवार भी सक्रिय में आएगा, इको क्लब भी सक्रिय में आएगा, लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय जो है ये निष्क्रिय एजेंसी के रूप में इसको हम लोग बोल सकते हैं इन विकल्पों में से। ठीक है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 24 नंबर की तरफ। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? जैविक। वाइगोत्स्की जी के सिद्धांत में जैविक का कोई स्थान नहीं है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? 1 वर्ष तक की बात की गई है। मूर्ध संक्रियात्मक अवस्था,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इंद्रिय जनित गामक अवस्था। ये जीन पियाजे जी की दूसरी अवस्था है, ठीक है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। वह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विषमांग नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया सहयोग की नैतिकता। पहले एक बार फिर से क्वेश्चन सुने। रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पियाजे जी के अनुसार पूछ रहा है। विषमांग नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया सहयोग की नैतिकता। तो ये जीन पियाजे के सहयोग की नैतिकता में जाएगा, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्न में से कौन सा स्टर्न वर्ग के बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि, गणितीय बुद्धि। तो किसके अनुसार? स्टर्न वर्ग के अनुसार। तो स्टर्न वर्ग के अनुसार कौन सा हो जाएगा? व्यवहारिक बुद्धि, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 28 नंबर की तरफ। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? डेविड बैचलर, एल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्फीयरमैन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो किसके अनुसार मतलब बुद्धि परीक्षण का निर्माण सबसे पहले? तो सबसे पहले किसने किया? सबसे पहले एल्फ्रेड बिने जी ने किया, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर कह रहा है ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेर फेर करना, सही सही व धारा प्रवाह बोलना, जानना समझना व लिखना, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो ध्वनि संबंधी जागरूकता से पूछ रहा है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है ना? तो ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेर फेर करना, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। कक्षा कक्ष में लिंग विभेद शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। शिक्षार्थियों के हसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। पूर्व शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। लिंग विभेद ये जरूरी नहीं है कि पुरुष महिला की अपेक्षा पुरुष ज्यादा करते हैं, ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता, गलत बात है, लिंग विभेद प्रभावित करता है। शिक्षार्थियों के हसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, यानी विकल्प यही सही हो जाएगा, बी विकल्प, ठीक है। लिंग विभेद जो है ये शिक्षार्थियों के हसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, ठीक है। 30 क्वेश्चन थे। कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे कि आपके कितने सही हो रहे हैं, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे आपको वीडियोज की नोटिफिकेशन और मिलती रहे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर जाके आप लोग ज्वाइन जरूर हो जाएं, वहां आपको वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।